हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है 2। इसके पहले फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ये होम साइंस का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और होम साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, वो आपका नेट का हो, जेआरएफ हो या टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी उससे रिलेटेड अगर आपका एग्जाम है तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितनी भी क्लासेस चैनल पे अपडेट अपलोडेड हैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ये सारे क्लासेस हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन्फेस्टेशन ऑफ विच वर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ एनीमिया इन रूरल पॉपुलेशन। जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं, बच्चों में एनीमिया का मेन कॉज क्या है या एनीमिया का मेन रीजन क्या है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, थ्रेड वॉर्म या टेप वॉर्म। तो जो रूरल एरियाज में जो एनीमिया का मेन रीजन है बच्चों में, वो है हमारा हुक वॉर्म। ये हुक वॉर्म ऐसे हुक टाइप में होता है, हुक के जैसा होता है जो कि, और ये बच्चों में जाता कैसे है, जब बच्चे बिना चप्पल के या नंगे पैर मिट्टी में खेलते हैं तो ये जो हुक वॉर्म है ये स्किन को पेनिट्रेट करके लीवर में आता है और लीवर में जो भी ब्लड सेल्स हैं उनको डैमेज करने लगता है, क्योंकि ये हुक टाइप का है। जहाँ पे भी ये कोन जब ब्लड सेल्स में लगती है सेल डैमेज होने लगती हैं। जब ये सेल डैमेज होने लगती हैं उसकी वजह से क्या, एनीमिया होता है। तो ये हमारा आंसर क्या है, हुक वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर। जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं करता है या जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर नहीं होता है। तो ऑप्शंस क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ईटिंग हैबिट्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स या लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, इसका जो इन्फेक्शन है ये कॉज करता है पेप्टिक अल्सर। उसके बाद ईटिंग हैबिट, अगर प्रॉपरली ईटिंग हैबिट सेटअप नहीं है, एक हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे ईटिंग पैटर्न सेटअप नहीं है और बार बार डेली अगर आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है। हेरिडिटरी फैक्टर, और जो पेप्टिक अल्सर है ये हेरिडिटरी फैक्टर भी है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा दिया है, नॉट एन इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो हमारा जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है इससे पेप्टिक अल्सर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, अ लॉन्ग स्लीव दैट इज a complete extension of bodies to the wrist, the seam lines are along the top of the sleeve at the under arm। देखो कोई हमारा ये कपड़ा है, यहाँ पे कपड़े में अलग से स्लीव्स को अटैच ना करके यही कपड़े का एक्सटेंशन बना के हमने यहाँ पे स्लीव्स बना दी। तो इस टाइप की जो स्लीव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रैगलॉन स्लीव। जो हमारे यहाँ पे अलग से स्टिचिंग ना करके इसी कपड़े को एक्सटेंशन बना के यहाँ से स्लीव बना दी जाती है, उसको हम कहते हैं रैगलॉन स्लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी कलर्स मेड बाय मिक्सिंग 2 प्राइमरी कलर। जब हम 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे तब बनता है सेकेंडरी कलर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से कलर जो हैं वो सेकेंडरी कलर्स हैं। तो ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी जो हैं, जितने भी कलर आपको ऑप्शन में दे रखे हैं ये सभी सेकेंडरी कलर है। तो आपको बताना है जो हमारा ग्रीन कलर है ये कौन से 2 प्राइमरी कलर को मिला के बनता है। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी कलर्स का नाम बताने हैं जिनको मिला के ग्रीन कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, हेड कंट्रोल इज द एबिलिटी कीप द हेड स्टडी इन अपराइट पोजिशन एंड मूव इट वेल, मोस्ट इन्फेंट्स अकम्प्लिश हेड कंट्रोल बाई। यहाँ पे बात की जा रही है हेड कंट्रोल की, किसमें, इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स जो हैं वो अपना हेड कंट्रोल करना कब सीख जाते हैं, जब अपने हेड को वो सीधा रख सके, ऊपर उठा सके और इधर उधर घुमा सके। यहाँ पे करना क्या है, जो इन्फेंट है वो अपने हेड को ऐसे ऊपर उठा ले रहा है, सीधा रख ले रहा है और इधर उधर ऐसे आराम से घुमा ले रहा है। तो ये वाला जो कंट्रोल, हेड कंट्रोल है, इन्फेंट में कब आता है, तो ये कंट्रोल इन्फेंट में आता है एज अ वीक एट द एज ऑफ
3 वीक, जब बच्चा 3 वीक का हो जाता है, जब इन्फेंट जो है वो 3 हफ्ते का हो जाता है, तब वह अपने सर को आराम से ऊपर उठा सकता है, घुमा सकता है, जिधर वो चाहे उधर पोजीशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6, डिजायरेबल वेट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स नॉट ओनली हिज हाइट एंड एज बट ऑल्सो ऑन हिज। किसी पर्सन का जो वेट है, कोई व्यक्ति है, उसका जो वेट है या वजन है, उसकी हाइट और एज पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में और क्या फैक्टर हैं जो उसके वजन, मतलब जिस पे उनका वजन डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, बॉडी फैट कंटेंट, मस्कुलर डेवलपमेंट, बोन स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो कोई पर्सन है, उसका जो वजन है या वेट है, उसकी हाइट और एज के साथ साथ उसके बॉडी में फैट कंटेंट कितना है, उसका मस्कुलर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बोन स्ट्रक्चर कैसा है, बोन्स में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, मिनरलाइजेशन हो रहा है, इसका बोन स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी पर्सन का वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट्स refer to the number of death under days of age per 1000 live birth। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, हम कोई भी मोर्टेलिटी रेट या कोई भी रेट निकाल रहे हैं, वहां पे हमारा जो कितना होना चाहिए, पर 1000 होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितना होना चाहिए, 1000 लाइव बर्थ्स होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको 100 दे रखा है या 10,000 दे रखा है, ये सब वैलिड नहीं है। कितना, पर 1000 लाइव बर्थ। यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, नियोनेट का मोर्टेलिटी रेट। और नियोनेट कितने दिन के बच्चे को हम कहते हैं, जो 28 डेज का बच्चा होता है उसको हम कहते हैं नियोनेट। अब नियोनेट मोर्टेलिटी रेट पूछा है, तो पर 1000 28 दिन के अंदर में जो 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से कितने बच्चे जिंदा हैं, उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है ये ए वाला सही हो जाएगा। आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे दिया है मोर्टेलिटी रेट। हो सकता है आपको यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया होता, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो एज ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, उसी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टेटेड दैट द 4 P's, ये 4 P क्या है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस आर द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा काम करेगी या कितना अच्छा डेवलप करेगी, क्या करेगी, ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसमें वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, और वहाँ और वो किस प्लेस पे है, कैसे प्लेस पे है। तो ये मेन 4 P's हैं या 4 P's हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन के वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसने कहा है, ये कहा है लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने कहा है कि जो 4 P हैं, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, ये मेन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस हैं। ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, डेवलप करने के जो 4 बेसिक पर्पस हैं, बेसिक फैक्टर्स हैं, वो हैं पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हेनरी फ्योल जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने मैनेजमेंट में कौन सी थ्योरी दी है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। जो हेनरी फ्योल जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, इन्होंने मैनेजमेंट में रिलेटेड कौन सी थ्योरी दी है, इसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, द फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं जाइगोट। जो हमारा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो ओवम है, या हम जब ये इसको हम कहते हैं जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इन द स्टेज ऑफ स्टारवेशन लीवर इज मोबिलाइज्ड। इस स्टेज ऑफ स्टारवेशन मतलब जब कुछ देर तक या थोड़ा लॉन्ग टाइम तक जब पर्सन भूखा रहता है या खाना नहीं खाता है, फिर भी उसको एनर्जी चाहिए, उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। अब खाना तो ले नहीं रहा है, उसको एनर्जी कहाँ मिलेगी, तो लीवर से क्या मोबिलाइज होता है, तो लीवर से मोबिलाइज होता है ग्लाइकोजन। जो भी हम खाना ले रहे हैं या जो हमारी डाइट है, जो हम डाइट ले रहे हैं, डाइट लेने के बाद जो हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या फैट होता है, उसको हमारा लीवर जो है वो अपने पास स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ
ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो लीवर जो है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को लीवर अपने पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिल रहा होता है और उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो यही ग्लाइकोजन को लीवर जो है हमारी बॉडी को देता है, जिससे यही ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लाइकोजन हमारा लीवर में स्टोर हुआ था, लीवर इसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है या मोबिलाइज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो क्या है, इन द स्टेज ऑफ स्टारवेशन लीवर क्या मोबिलाइज करता है, ये ग्लाइकोजन मोबिलाइज करता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि हेनरी फ्योल जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सी थ्योरी दी है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारा सेकेंड प्रैक्टिस सेट था और ये प्रैक्टिस सेट आपको होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं उन सब में हेल्प करेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्लास आपको कैसी लगी बिल्कुल बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।